पिएगा नहीं तो स्वराज हो जाओगे, मैं तुम दोनों को यहाँ वहां कर दूंगा। अंतिम बार चेतावनी दी। तो तुम्हारा जो प्रेमी युगल जोड़ा पार्टी से क्वेश्चन बनता है वर्ष से लेकर कि स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया, तो 1900। देखिए स्वराज पार्टी थी क्या, जैसे ही गांधी जी ने 1922 में अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो गांधी जी से कई लोग नाराज हो गए। जो वरिष्ठ नेता थे कांग्रेस के वो नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि गांधी जी आप एक छोटी सी घटना की वजह से पूरा आंदोलन वापस ले लिए। इतना सदमा लगा लोगों को। मोतीलाल नेहरू हो, चाहे सी आर दास हो, चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे पंडित नेहरू, सभी को थोड़ा झटका लगा। अब क्या हुआ कि कांग्रेस में भी दो टाइप्स के लोग अब निकल के बाहर आए। दो टाइप वो थे, एक थे प्रो चेंजर, मतलब ये चाहते थे कि हम बदलाव करें। एक थे नो चेंजर, जो चाहते थे कि हम गांधी जी की नीतियों के साथ जुड़े रहे। कांग्रेस दो टाइप्स में डिवाइड हो गई, एक प्रो चेंजर में जो चाहती थी कि बदलाव हो जाए, किसी भी तरह का परिवर्तन हो, गांधी जी की हम नीतियां नहीं सुनेंगे, गांधी जी की नीतियों में थोड़ा बदलाव किया जाए। एक थे नो चेंजर जो कहते थे गांधी जी पर हमें भरोसा है, जैसा वो कर रहे हैं करने देते। ठीक है, प्रो चेंजर में कौन कौन थे? प्रो चेंजर में जैसे मोतीलाल नेहरू, पता होगा मोतीलाल नेहरू कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। ठीक है, मोतीलाल नेहरू के बाद सी आर दास, इसी के साथ इसमें सुभाष चंद्र बोस भी शामिल थे। थोड़ा बड़े जो नेता थे वो चाहते थे कि हम गांधी की नीति हम फॉलो ना करें, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो चाहते थे कि हाँ ठीक है गांधी जी जैसा कर रहे हैं करने दीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वो भी कहते थे जैसा गांधी जी कर रहे हैं करने दीजिए। इसी प्रो चेंजर और नो चेंजर के चक्कर में ही इस स्वराज पार्टी का गठन इस प्रो चेंजर वालों ने मिलकर कर लिया। कह रहे हैं हम अब स्वराज पार्टी का एक नई पार्टी बना लेंगे और नई पार्टी मिलकर नए बदलाव के रास्ते में जाएगी। और कौन कौन से बदलाव करेगी? कह रही है कि हम जो हमने अभी बीच में असहयोग आंदोलन में चुनाव ना लड़ने का फैसला किया था, सरकारी नौकरी ना त्याग करने का फैसला किया था, हम अपनी वकालत छोड़ने का फैसला कर रहे थे, अब कह रहे थे कि हम उसको वापस लेंगे। और जब 1924 में कोई चुनाव होंगे, परिषदीय चुनाव या नगर निगम के चुनाव, हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। असहयोग आंदोलन में कहा कि हम किसी तरह का भागीदारी सरकार के साथ नहीं रखेंगे, लेकिन अब वो बदल गए, कहने लगे कि हम भागीदारी करेंगे, सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे और अपने भारत देश के लिए हित में कानून बनाने के लिए उन पर दबाव डालेंगे। तो स्वराज पार्टी का गठन 1923 में इन्हीं प्रो चेंजर के लोगों ने मिलकर किया, जिसमें से सी आर दास इसके अध्यक्ष बने और मोतीलाल नेहरू इसके सचिव बने। तो कभी कभी पेपर में आता है स्वराज पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? सी आर। ठीक है, तो इतना लिखें, चलिए लिखें। लिखिए, असहयोग आंदोलन के बाद, असहयोग आंदोलन के बाद कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस की विचारधारा में विरोध नजर आने लगा। कांग्रेस की विचारधारा में विरोध नजर आने लगा, जिसमें जो परिवर्तन चाहते थे, जिसमें जो परिवर्तन चाहते थे वो प्रो चेंजर कहलाए, जो परिवर्तन चाहते थे वो
प्रो चेंजर कहलाए। और जो गांधी जी की नीतियों के साथ और जो गांधी जी की नीतियों के साथ जुड़े रहना चाहते थे, वो नो चेंजर कहलाए। नो चेंजर कहलाए। इसके बाद इसके बाद इसके बाद प्रो चेंजर के सदस्य प्रो चेंजर के सदस्य मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने चित्तरंजन दास ने मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया। जिसके अध्यक्ष सीआर दास थे और महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। आगे देखिए, समझिए। जैसे ही स्वराज पार्टी का गठन हुआ तो इस स्वराज पार्टी के कुछ सदस्यों ने 1922 के गया अधिवेशन, जो बिहार में गया जिला है, वहां पर कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता स्वयं सीआर दास कर रहे थे। कौन कर रहे थे? सीआर दास। इस दिसंबर के अधिवेशन में, चूंकि फरवरी में आंदोलन वापस हो चुका था 22 में, दिसंबर में इस वार्षिक अधिवेशन को बुलाया गया। इस वार्षिक अधिवेशन में अब कहा गया कि हम गांधी जी की जो नीतियां थी, सीआर दास ने एक प्रस्ताव रखा, कहा कि गांधी जी की जो नीति थी चुनाव ना लड़ने की असहयोग आंदोलन के दौरान उस हम नीति को परिवर्तित करना चाहते। कहा कि अब हम चुनाव लड़ने के इच्छुक। लेकिन गांधी जी के उस समय खूब सारे समर्थक थे, तो इस प्रस्ताव को उस समय कोई मंजूरी नहीं मिली। इससे नाराज होकर सीआर दास ने उस पार्टी से इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस की पार्टी से क्या कर दी, इस्तीफा। इसके बाद फिर एक अगला अधिवेशन 1923 में हुआ। अगला अधिवेशन 1923 में हुआ, जिसके अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। 1923 का जो विशेष अधिवेशन था वो हुआ था दिल्ली में, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इस बार पुनः मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर सीआर दास ने एक बार फिर से कोशिश किया कि इस प्रस्ताव को मंजूरी किसी न किसी तरीके से मिल जाए, और इस बार उन्हें सफलता मिली और यह प्रस्ताव क्या हुआ? पास हो। मतलब
कांग्रेस अब कह रही थी कि ठीक है, आप बदलाव कर सकते हैं, आप चुनाव लड़ सकते हैं। इसके बाद 1924 का सबसे महत्वपूर्ण अधिवेशन है, जो गांधी जी का एकमात्र अधिवेशन है, जो हुआ था कर्नाटक के बेलगांव। कहां पर हुआ था? इसको मत भूलिएगा, इसको रट लीजिएगा। गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र आंदोलन या एकमात्र अधिवेशन जो कहा जाता है कांग्रेस का, वो था कर्नाटक के बेलगांव। 1924 में कांग्रेस की वार्षिक मीटिंग हुई, जो स्थान था कर्नाटक का बेलगांव, जिसके अध्यक्ष कौन थे? गांधी जी ने कहा कि ठीक है, आप चुनाव लड़िए, नो प्रॉब्लम। तो गांधी जी ने इस अधिवेशन में इस स्वराज पार्टी के प्रस्ताव को समर्थन दे दिया। तो अंततः गांधी जी की नीतियों और स्वराज पार्टी की नीतियां एक जैसी अब समझ में आने लगी। तो आपको देखिए पेपर में क्या आता है, 1924 वाला आता है, ये सबसे याद आता है। ये वाले भी पूछा जाता है कि पहली बार मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किस वर्ष कांग्रेस की अध्यक्षता की। तो पहला ऐसा मौका था मौलाना अबुल कलाम आजाद के पास कि वो कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे। एक अधिवेशन में और पूछा जाता है, कभी कभी, कभी रेयर केस में पूछ सकते हैं कि जो 1922 का गया अधिवेशन था, उसमें किस तरह का प्रस्ताव रखा गया। तो चुनाव लड़ने का प्रस्ताव। ठीक है, इसको इन तीनों पॉइंट को लिखना, उसी के आगे लिखिए। लिखिए 1922 के गया अधिवेशन, 1922 के गया अधिवेशन जिसकी अध्यक्ष था सी.आर. दास कर रहे थे, जिसकी अध्यक्षता सी.आर. दास कर रहे थे। तथा सी.आर. दास ने ही इसमें चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखा। इसमें चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखा। लेकिन वह पास ना हो सका। लेकिन वह पास ना हो सका। जिससे नाराज होकर सी.आर. दास ने त्याग पत्र दे दिया। जिससे नाराज होकर सी.आर. दास ने त्याग पत्र दे दिया। इसके बाद 1923 के दिल्ली अधिवेशन में 1923 के दिल्ली अधिवेशन में जिसके अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, जिसके अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, इसमें चुनाव लड़ने की मंजूरी मिल गई। इसमें चुनाव लड़ने की मंजूरी मिल गई। इसके बाद 1924 के कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन में कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन में
अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी कर रहे थे। गांधी जी कर रहे थे। इसमें स्वराज पार्टी को समर्थन दे दिया गया। इसमें स्वराज पार्टी को समर्थन दे दिया गया। नोट लिखिए, एक ही नोट है, एक की जगह दो भी हो सकते हैं। लिखिए, इसमें 1924 के परिषदीय चुनाव, 1923 के परिषदीय चुनाव में निम्नलिखित लोग मेयर चुने गए। क्रमशः लिख लो। पंडित जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद से, CR दास कलकत्ता से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पटना से, विठल भाई पटेल अहमदाबाद से। विठल भाई पटेल अहमदाबाद से। देखिए, पेपर में क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया करते हैं कभी कभी कि 1924 के परिषदीय चुनाव से इलाहाबाद के मेयर कौन चुने, ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो उसका आंसर क्या होगा? पंडित। पंडित नेहरू के बारे में थोड़ा इसलिए जानना भी जरूरी है क्योंकि आधी से ज्यादा हिस्ट्री नेहरू और गांधी से ही भरी है। तो नेहरू साहब कहीं भी आए तो ध्यान दीजिए, चाहे वो मोतीलाल नेहरू हो, चाहे वो पंडित जवाहर। ठीक है, इसके बाद दूसरा नोट लिखिए। इसमें लिखिए, विठल भाई पटेल, दूसरा नोट लिखिए, विठल भाई पटेल पहले भारतीय हैं जो स्पीकर, मतलब जो अध्यक्ष होते हैं विधानसभा में, स्पीकर चुने गए। स्पीकर चुने गए। स्पीकर का मतलब होता है जो क्या, स्पीकर का मतलब होता है क्या, उसे स्पीकर बोलते हैं। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसे स्पीकर बोलते हैं। तो पहला एक भारतीय थे विठल भाई पटेल जो उस समय विधानसभा के पहले अध्यक्ष नियुक्त किए गए। तो आपसे पेपर में खुला खुला पूछता है कि भारत के ऐसे पहले कौन व्यक्ति हैं जो स्पीकर नियुक्त किए गए। तो कौन थे?
स्पीकर का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, अध्यक्ष, विधानसभा या संसद के अध्यक्ष। यह आपका था स्वराज पार्टी। अगली हेडिंग डालिए, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, कमीशन को ही आयोग कहते हैं। 1927 से 28। अभी आरओ का जब पेपर हुआ था फरवरी में, इसी से एक क्वेश्चन आया था। अभी बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन आया था। डाली हेडिंग, साइमन कमीशन 1927। देखिए साइमन कमीशन था क्या, समझिए थोड़ा सा। देखिए साइमन कमीशन जो ब्रिटेन की सरकार थी, कंजर्वेटिव पार्टी, उसने 7 सदस्यों वाली एक आयोग का गठन किया। कितने सदस्य थे इसमें? और सारे के सारे कौन थे? अंग्रेज थे। इस एक अंग्रेज का नाम था साइमन। क्या नाम था? और ये कौन थे इसके अध्यक्ष? 7 सदस्यों वालों में से साइमन एक अंग्रेज जो अधिकारी थे, उन्हें अध्यक्ष बनाकर भारत भेजा गया। चूंकि इसके सारे सदस्य कौन थे? अंग्रेज थे, इसलिए भारतीयों ने इसे श्वेत आयोग कहा। कौन सा आयोग कहा? श्वेत आयोग। कभी कभी इंग्लिश में श्वेत को इंग्लिश में व्हाइट कमीशन कहते हैं। कभी कभी पेपर में इंग्लिश नेम आ जाता है, तो इंग्लिश नेम इसका व्हाइट कमीशन। कमीशन का मतलब आयोग ही होता है। तो अंग्रेज सारे के सारे होने के कारण इसको श्वेत कमीशन कहकर भारत के लोग इसका विरोध करना शुरू कर दिए। और साइमन कमीशन के बहिष्कार इसलिए भी किया गया क्योंकि इसमें एक भी कोई भारतीय सदस्य नहीं था। इसलिए हमारे जो भारतीय लोग थे इस साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे और साइमन गो बैक के नारे लगा। आपने पढ़ा ही होगा कि साइमन गो बैक के नारे लगे। जब ये कमीशन पहली बार 3 फरवरी 1928 को, डेट याद रखिएगा, 3 फरवरी 1928 मुंबई पहुंचा। कहां पहुंचा? सबसे पहले वो मुंबई है। 3 फरवरी 1928 को मुंबई आए। मुंबई आने के बाद भारतीय सदस्यों से मिले, भारतीय सदस्यों से पूछा कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, छोटी छोटी बातें बात की, थोड़ा गपशप किया। लेकिन इनको एक ही काम सौंपा गया था, जो 1919 का भारत शासन अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम था, उसकी समीक्षा करनी। समीक्षा का मतलब होता है कि क्या उसके प्रावधान सही हैं, क्या उसके प्रावधान में कोई बदलाव होने चाहिए, बदलाव होने चाहिए तो कौन से बदलाव करने चाहिए। क्योंकि इस समय भारत में असहयोग आंदोलन शुरू हो चुका था। 1924 के चुनाव में लगभग 45 सीटें स्वराज पार्टी भी जीत चुकी थी। तो अंग्रेज अब इस चीज से धीरे धीरे भयभीत हो रहे थे कि कैसे इन्हें अब कंट्रोल किया जाए। आपको मैंने वो कानपुर षड्यंत्र, या कानपुर कौन सा वो था, अरे वो वाला षड्यंत्र, रेलगाड़ी वाला, खजाना लूटा, ट्रेन एक्शन, तो ये सब क्या हो रहे थे? 1925 के आसपास ही हो रहे थे। तो धीरे धीरे करके जो क्रांतिकारी गतिविधियां हमारे भारत देश में बढ़ रही थी, उससे भी ब्रिटिश वाले चिंतित हो गए और उन्होंने कहा कि अब इसको कैसे शांत किया जाए। तो उन्होंने कहा कि चलो कोई नहीं, एक कमीशन बना के भेजते हैं और भारत के अंदर की जानकारी लेते हैं कि उन्हें क्या चाहिए क्या चाहिए। इन्होंने समीक्षा करने के लिए इसको भेजा गया था और भारत में यह कमीशन 2 बार आया। कितनी बार आया? 2 बार। एक बार 1928 में आया था, एक बार 1929। आरओ के पेपर में यही पूछा था, एक लाइन थी, स्टेटमेंट था कि साइमन कमीशन भारत में 2 बार आया।
आपको पहचानना था स्टेटमेंट सही है या नहीं, क्योंकि उसमें 4 स्टेटमेंट थे, आपको उसमें बी सी डी ऐसे करके 4 ऑप्शन दिए, तो उसमें पहचानना था। साइमन कमीशन की उन्होंने पूरी डिटेल पूछ रखी कि उसमें अध्यक्ष कौन थे, उसमें सदस्य कौन थे, क्यों आए थे, पहली बार कहाँ आए थे और कितनी बार आए। तो आपको जब पूरी साइमन कमीशन की जानकारी होगी तभी उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाए। तो उसमें लिखा था कि साइमन कमीशन 2 बार आया, तो एक बार 1928 में 3 फरवरी को, एक बार 1929 में अगली बार आता, और अपनी रिपोर्ट 1930 में भारत सरकार को या ब्रिटिश सरकार को देता, और इस रिपोर्ट में वही वो बातें बनाए रखना चाहता है जो ब्रिटिश की सरकार पहले से बनाए रखती। जैसे उन्होंने कहा कि 1919 का एक्ट बढ़िया है, और बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या। इसके बाद कहा कि भारतीयों को थोड़े से वोटिंग के राइट्स बढ़ा दिए जाए, क्योंकि पहली बार इस 1919 के एक्ट में ही महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया। अब साइमन कमीशन ने कहा कि थोड़ा सा वोटिंग परसेंटेज बढ़ा देते, थोड़ा सा और अधिकार दे देते, जो 10% था उसे 15% कर देते। ठीक है। इसके बाद इन्होंने कहा कि जो प्रांत हैं हमारे, जो हमारे राज्य हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा पावर सौंपी जाए, क्योंकि इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा पावर सौंपी जाएगी तो स्थानीय प्रजा खुश रहेगी, स्थानीय राजा खुश रहेगा, और जिससे विरोध की संभावना कम हो जाए। इसी विरोध के चक्कर में भारतीयों ने क्या किया, इस साइमन कमीशन का खूब विरोध किया, जिसमें से मैंने एक घटना आपको सुनाई थी कि लाला लाजपत राय की मृत्यु इसी साइमन कमीशन के विरोध के चक्कर में हो गई। आपको मैंने बताया था, जिसके बाद भगत सिंह और अन्य लोगों ने मिलकर किसको मारा था, एसपी सांड को मारा था, सैंडर्स को मारा था। ठीक है, जैसे लाहौर षड्यंत्र कहा गया। तो यही आपको बातें, 3-4 बातें लिखनी है, फिर इसके बाद मैं साइमन कमीशन का विरोध भी लिखवाऊंगा। तो लिखिए इसमें, किसको, किसे, ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी, ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी के प्रधानमंत्री ने 7 सदस्यों वाली वाले एक आयोग का निर्माण किया, एक आयोग का निर्माण किया, जिसके अध्यक्ष साइमन थे। जिसके अध्यक्ष साइमन थे। चूंकि सारे सदस्य अंग्रेज होने के कारण, चूंकि सारे सदस्य अंग्रेज होने के कारण भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन कहा। श्वेत कमीशन कहा, तथा यह कमीशन भारत में 2 बार आया, तथा यह कमीशन भारत में 2 बार आया, ब्रैकेट में 1928, 1929 ब्रैकेट क्लोज आया।
तथा 3 फरवरी 1928 को तथा 3 फरवरी 1928 को पहली बार मुंबई पहुंचा था। पेपर में क्वेश्चन बनता है खूब कि पहली बार कहां आया, कब आया, तो पहली बार मुंबई पहुंचा था, जिसका प्रमुख काम ये था कि 1919 के प्रमुख काम ये था कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की समीक्षा करना, भारत शासन अधिनियम की समीक्षा करना, जिसके बाद 1930 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। देखिए, आपसे रिपोर्ट की सिफारिशें नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए ही कहा, क्योंकि वनडे एग्जाम में इतना नहीं पूछता। आप आरओ स्टेट पीसीएस दे तब अलग बात। नोट लिखिए इसके नीचे। लाला लाजपत राय ने साइमन गो बैक का नारा दिया। साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ का नारा दिया, और इसी विरोध के दौरान लाठी की चोट से उनकी मृत्यु हो गई। बाकी मैंने आपको लिखवा ही दिया कि कब हुई थी, 15 नवंबर 1927। तो मैंने ये सारी चीजें आपको पहले ही लिखवा दिया, तो यहां पर मैंने डेट वोट नहीं लिखवा। ठीक है, इसके बाद आपको कहानी मालूम है कि भगत सिंह ने मिलकर बदला लिया, जो उस समय वहां के एसपी साहब थे, उनको मार वार दिया। तो वो आगे की कहानी, इसलिए इसको थोड़ा सा वहां हल्का सा जोड़ ले। ठीक है, साइमन कमीशन का भी बहिष्कार। पेपर में पूछा करते हैं कि साइमन गो बैक का नारा किसने दिया? लाला। अगली हेडिंग बनाइए, नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट 1928। अब समझते नेहरू रिपोर्ट क्या थी। देखिए, नेहरू रिपोर्ट में ये नेहरू वो हैं जो मोतीलाल नेहरू है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की रिपोर्ट नहीं। चूंकि अब इनके पापा ज्यादा एक्टिव हैं, तो मोतीलाल नेहरू थोड़ा फ्रंट में है। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1929 के बाद, लाहौर अधिवेशन के बाद उनकी फ्रंट लाइन शुरू हो जाती। देखिए, नेहरू रिपोर्ट में सिंपल सा क्या क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन बनेगा? सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा कि नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा दी गई? तो मोतीलाल नेहरू को, क्योंकि उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी नाम होगा,
यदि आपको स्पष्ट रूप से याद नहीं होगा तो आप गलत भी लगा सकते हैं। तो मोतीलाल नेहरू ने रिपोर्ट दी। पूछेगा कि कब दी? 1900। इसके अलावा यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस नेहरू रिपोर्ट को देने के पीछे या इस नेहरू रिपोर्ट को बनाने के पीछे प्रमुख कारण क्या था? एक कारण पूछना आवश्यक होता है या कारण पता आपको होना चाहिए। देखिए, जैसे ही साइमन कमीशन आया, भारत में से का खूब विरोध किया, तो इसके बाद जो भारत सचिव थे उस समय थे बर्कन हेड। क्या नाम था उनका? बर्कन हेड, जो समय भारत के सचिव थे। इन सचिव साहब ने कहा कि आप साइमन कमीशन का विरोध कर रहे हैं, तो आप लोग क्यों नहीं मिलकर हमें एक रिपोर्ट बना के सौंप देते, ताकि हम आपकी रिपोर्ट पर विचार करें और आपकी बातों को हम मान लें। तो साइमन कमीशन के विरोध में जब भारतीय विरोध कर रहे थे, तो लॉर्ड बर्कनहेड ने इन्हें चैलेंज किया भारतीयों को कि आप यूनिटी दिखाइए, हिंदू मुस्लिम को एक कीजिए और एक अपना कॉमन एजेंडा हमें बताइए। इसी कॉमन एजेंडा को ही तय करने के लिए 2-3 मीटिंग की गई और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बंबई शहर में एक समिति का निर्माण किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? स्वयं मोतीलाल। बॉम्बे में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण किया गया, जिसके सचिव थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन सचिव थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें इस समिति के कुछ अन्य सदस्य थे, जिसमें सुभाष चंद्र बोस भी शामिल थे, मिस्टर MR जयकर भी शामिल थे, इसमें अली इमाम, शोएब कुरैशी जैसे अन्य बड़े बड़े लोग शामिल थे। तो कभी कभी हो सकता है आपसे सदस्यों के नाम पूछे, जैसे फेमस नाम है सुभाष चंद्र बोस, जैसे फेमस नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जैसे फेमस नाम है तेज बहादुर सप्रू। यदि आप इलाहाबाद जाइए तो एक सप्रू हॉस्पिटल, तो तेज बहादुर सप्रू एक फेमस नाम है। तो आपको मैं फेमस नाम लिखवा दूंगा कि समिति के कौन कौन सदस्य थे। अगस्त रिपोर्ट इसलिए अगस्त रिपोर्ट कहलाती है, या नेहरू रिपोर्ट इसलिए कहलाती है, इस नेहरू रिपोर्ट को 10 अगस्त 1928 को पेश किया गया। तो कभी कभी पेपर में इसे अगस्त रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता। तो आपने को मैं नेहरू रिपोर्ट पढ़ा दूं, लेकिन अगस्त रिपोर्ट के बारे में ना बताऊं, लेकिन पेपर में कौन सी रिपोर्ट आ जाए? अगस्त रिपोर्ट। सिंपल सा क्वेश्चन यही बना के पूछ ले कि अगस्त रिपोर्ट आई कब थी? तो 10 अगस्त 1928। नेहरू रिपोर्ट ही अगस्त रिपोर्ट है, क्योंकि ये अगस्त के महीने में आई थी, इसलिए अगस्त रिपोर्ट इसे कह देते। नेहरू रिपोर्ट में 2-4 बातें आप थोड़ा ध्यान रखिएगा और कुछ। वो कहते थे कि अब हमें आप डोमेनियन स्टेटस का दर्जा दीजिए। क्या कहते थे? डोमेनियन स्टेटस। देखिए, डोमेनियन स्टेटस है क्या, थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि कई बार नाम आएगा। डोमेनियन स्टेटस का तात्पर्य यह होता है कि आप हमें आजाद मत कीजिए, आप हमें अधिकार दे दीजिए। जैसे आपने अमेरिका वालों को अधिकार दे रखे थे, क्योंकि अमेरिका भी अंग्रेजों का ही एक तरह का उपनिवेश था। वहां पर लेकिन अंग्रेज कानून नहीं बनाते थे, वहां अमेरिका के लोग ही अपने लिए कानून कहते थे कि आप हमें अधिकार बनाने के सारे अधिकार दे दीजिए, आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं, आप राजा रानी बने रहिए, लेकिन अधिकार आप हमें सौंप दीजिए, हम कानून बनाएंगे, हम निर्णय लेंगे, हमारे मंत्री। तो डोमेनियन स्टेटस का मतलब है कि आप मत जाइए, लेकिन कानून बनाने और सारे अन्य अधिकार हमें सौंप दीजिए। तो इस रिपोर्ट में यही था कि डोमेनियन स्टेटस भारत को दिया जाए और एक तरह से पूर्ण धर्मनिरपेक्ष
राज्य की स्थापना की जाए। क्या किया जाए? धर्मनिरपेक्ष राज्य। मतलब कोई भी राज्य या राज्य सरकार या भारत सरकार किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देगी। बढ़ावा देगी तो सभी धर्मों को बढ़ावा देगी, किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करेगी। मेन चीजें यही है। तीसरा पॉइंट यह है कि इसमें 19 मौलिक अधिकारों की घोषणा की गई। किसने अधिकार? 19 मौलिक अधिकारों की घोषणा की गई, क्योंकि आपको मालूम है कि आपके पास मौलिक अधिकार खूब सारे हैं। तो मौलिक अधिकार पंडित नेहरू भी ने कहा कि हमें कुछ बहुत मौलिक अधिकार आप सौंप दीजिए। तो ये 3-4 बातें स्पष्ट रूप से हैं। तो आपको सिर्फ रिपोर्ट की थोड़ा 2-4 लाइनें में लिखवा दूंगा क्रमशः, तो आप लिखिए इसमें। लिखिए, भारत सचिव बर्गन हेड की चुनौती के बाद, भारत सचिव बर्गन हेड की चुनौती के बाद मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बंबई में एक समिति का निर्माण किया गया। एक समिति का निर्माण किया गया जिसके अध्यक्ष स्वयं मोतीलाल थे। जिसके अध्यक्ष स्वयं मोतीलाल थे। और सचिव पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा इस समिति के प्रमुख सदस्य सुभाष चंद्र बोस, तेज बहादुर सप्रू, कॉमा M.R. जयकर। एम वहां कुछ नहीं लिखा, M.R. जयकर, कॉमा अली इमाम। दो मुस्लिम सदस्य थे, अली इमाम, कॉमा शोएब कुरैशी। हिंदी सबकी गड़बड़े लग रहा है। कॉमा शोएब कुरैशी, वहां सब देख लेते थे, किसी के नाम लिखा है नहीं इस बार। शोएब कुरैशी साहब। अगली लाइन से लिखिएगा। 10 अगस्त 1928 को 10 अगस्त 1928 को यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई, प्रकाशित या रखी गई। 10 अगस्त 1928 को यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई, रखी गई, कुछ भी लिख लीजिए, जिसमें भारत को डोमेनियन स्टेटस का दर्जा, जिसमें भारत को डोमेनियन स्टेटस का दर्जा, कॉमा
पूर्ण धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, कॉमा, पूर्ण धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, कॉमा, 19 मौलिक अधिकार, कॉमा, मुस्लिम वर्ग का पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को, पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार ना करना, स्वीकार ना करना। रिपोर्ट को ही अगस्त रिपोर्ट कहते हैं, नेहरू रिपोर्ट को ही अगस्त रिपोर्ट कहते हैं।